हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या क्या है, कोशिका सिद्धांत को फेल क्यों माना गया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है। लेकिन गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं 5-7 मिनट में। उसके बाद में साथियों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो भैया हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। गाइज, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा? कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, साइटोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें भैया साइटो का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका, और भैया लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? भैया कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइटोलॉजी क्या है, गाइज एक साइंस की ये शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? और ये मैं आपको पढ़ा चुका पहली क्लास में। साइटोलॉजी शब्द दिया था भैया हर्टविग। हर्टविग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने साथियों साइटोलॉजी शब्द दिया। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था भैया कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। कोशिका विज्ञान का जनक। गाइज, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका कोशिका विज्ञान का जनक। जल्दी जल्दी बताइए, तब तक मैं लिखता हूं। कौन है भैया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साथियों वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने ऐसा कहा कि संसार में जितने भी सजीव हैं साथियों, सभी सजीव कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। जब भी किसी लिविंग बॉडी का, जब भी किसी सजीव शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है, और उसी एक कोशिका से ही पूरी लिविंग बॉडी, पूरे सजीव शरीर का निर्माण होता है। मैंने एक्सप्लेन करके आपको पहली क्लास में बताया भी है। गाइज, अब तक 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने साइटोलॉजी की दोनों क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर आगे हमने पढ़ाया था साथियों आपको कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक कोशिका, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है भैया? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है साथियों, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्वानसन। स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया इन्होंने सेल पर इतनी खतरनाक स्टडी की थी कि भैया इन्होंने एक पुस्तक ही लिख दी, और बुक का नाम है भैया द सेल। द सेल। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था साथियों आगे भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ये भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है भैया? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए के शर्मा। बोलो भैया। इतनी कहानी तो साथियों मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाई थी अच्छे से डिटेल में, लगभग 45 मिनट में। फिर कल हमने साथियों बात की थी भैया कोशिका की खोज के बारे में। किसके बारे में? कोशिका की खोज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में
कोर्क टिश्यू में भैया मृत कोशिका की, डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। बोलो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? ओके, और बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था साथियों कि जो एंटोनी वेन ल्यूवेन, एंटोनी वॉन ल्यूवेन जो हुक्जी है साथियों, इन्होंने भैया 1676 में किसकी खोज की थी साथियों? एक जीवाणु की कोशिका की खोज की थी, जीवाणु की कोशिका की खोज की थी। और ये साथियों जीवित कोशिका थी, ये भैया जीवित कोशिका थी। बोलो इतनी कहानी मैंने आपको पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? इसके अलावा साथियों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने और किस किस की खोज की थी? तो मैंने आपको बताया था स्पर्म शुक्राणु, प्रोटोजोआ, और बात करें तो आरबीसी, और बात करें तो भैया जीवित कोशिका, और बात करें तो भैया जीवाणु। इन सभी की खोज की थी भैया किसने? इन सभी की खोज की थी भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। गाइज आपको बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बारीकी से पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। अगर आप फेसबुक पेज से हमारा ये वीडियो देख रहे हो और आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी वनडे प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी करते हो और आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो भैया आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फेसबुक पेज पर आप नीचे अबाउट में देखोगे आपको तो यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है अच्छे कंटेंट के साथ, बायोलॉजी की बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिले। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप सभी को पता है, चैनल पर जाइए, चेकआउट करिए, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आशा करता हूं साथियों यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये साथियों वो कहानी है जो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ी, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया। अब हम साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन बातों को पढ़ लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब कोशिका की खोज हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1665 में रोबर्ट हुक्जी ने भैया मृत कोशिका की खोज की थी, किसमें? कोर्क टिश्यू में। और उसके बाद में 1676 में साथियों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जी आए, उन्होंने भैया जीवाणु की कोशिका की खोज की थी, और ये एक जीवित कोशिका थी। तो उस समय के साथियों ये सबसे बड़ी खोज थी, सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। अब साथियों अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने साथियों कोशिका पर अलग अलग तथ्य दिए। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए साथियों, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कुछ नहीं है साथियों, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके तथ्य थे, जिसका वैज्ञानिक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था साथियों, उसे ही कोशिका सिद्धांत दे दिया गया, कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। देखिए भैया, सबसे पहले बात करें तो 1665 की बात आती है, और 1665 में साथियों
जो रोबर्ट हुक जी है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोशिका जो है साथियों, वो कोशिका सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल बात सही कही थी भैया इन्होंने, क्योंकि रोबर्ट हुक जी ने कहा कि संसार में जितने भी सजीव हैं साथियों, सभी सजीव किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है साथियों, तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है, और उसी कोशिका से ही साथियों पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो इनका जो तथ्य था साथियों, वो ये था कि कोशिका है भैया, वो सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इतनी बात कही थी रोबर्ट हुक जी ने। ओके, आगे चलते हैं। 1824 का समय आ गया, और 1824 में साथियों एक वैज्ञानिक थे, ड्यूट्रोचेट। इस ड्यूट्रोचेट ने कहा कि जब कोशिका समूह बना लेती है, जब कोशिका समूह बना लेती है, तो कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। कहने का मतलब बेटा, जब बहुत सारी कोशिका इस तरीके से आपस में जुड़ करके समूह बना लेती है, तो एक परत का निर्माण होता है, और वो किसकी परत है? वो भैया उत्तक की परत है। ये क्या है? ये टिश्यू है। कहने का मतलब, जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये किसने कहा? ड्यूट्रोचेट ने। लेकिन ये भी भैया, जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहे, ये वो तथ्य नहीं थे। अब समय आया साथियों 1838-39 का। दो वैज्ञानिक थे भैया, एक का नाम था स्लाइडेन, और एक वैज्ञानिक का नाम था भैया स्वान। अब ध्यान से समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का जनक से माना गया है, तो भैया कोशिका सिद्धांत का जनक माना गया है स्लाइडेन व स्वान को। इन्हें क्या माना गया है? कोशिका सिद्धांत का जनक। कोशिका सिद्धांत का जनक क्या माना गया है साथियों? इसे कोशिका सिद्धांत का जनक माना गया है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही थी साथियों इन्होंने। इनका क्या कथन था? इन्होंने कथन दिया था साथियों कि संसार में जितने भी सभी सजीव है, यानी कि जितने भी सजीव है, सभी सजीव कोशिका वह कोशिका के सभी सजीव कोशिका वह कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ये बात कही थी। अब साथियों, अगर आप इस बात को समझ लेते हो साथियों, तो आप भी समझ जाओगे कि क्यों भैया इन दोनों वैज्ञानिकों को कोशिका सिद्धांत का जनक कहा गया है। तो आइए समझते हैं। भाई, ये बात तो किसने कह दी? रोबर्ट हुक जी ने ही दी कि भैया संसार में जितने भी सजीव है, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने इसी ही बात में एक बात और ऐड की साथियों, और वो थी कि कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। इस बात ने साथियों तहलका मचा दिया उस समय। इस बात का मतलब क्या है साथियों, जिसने इस तहलका मचा दिया मार्केट में? देखिए, इन्होंने कहा कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। कहने का मतलब साथियों, ये तो रोबर्ट हुक जी ने कह दिया कि संसार के जितने भी सजीव है, वो सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। लेकिन भैया, जब आप सभी को पता है कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? तो उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक जब समूह बना लेते हैं तो अंग का निर्माण होता है।
और जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र जब समूह बना लेते हैं तो लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि सजीव शरीर का निर्माण होता है। अंग जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, हृदय, है कि नहीं, आपके लंग्स, ये सभी क्या है, ये सभी साथियों अंग है। ऊतक बहुत सारे होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है साथियों। और अंग तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी क्या है, तंत्र है। कहने का मतलब जो चीज कोशिका से बनी है साथियों, वही होते हैं कोशिका के उत्पाद। और इसी बात को समझते हुए साथियों स्लाइडेन व स्वान ने कहा कि संसार में जितने भी सजीव है वो सभी सजीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद यानी कि ऊतक, अंग और अंग तंत्र से मिलकर के बने होते हैं। देखिए कितनी गहराई की बात कही साथियों। इन्होंने सिर्फ इतने से ही पॉइंट में इन्होंने कहा कि संसार में जितने भी सजीव है साथियों वो सभी सजीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आई, इसलिए साथियों इन्हें क्या कहा गया, स्लाइडेन व स्वान को कोशिका सिद्धांत का जनक कहा गया। और कब दिया था साथियों कोशिका सिद्धांत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 1838 और 39 का समय था। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और देखिए और इन्होंने क्या कथन ऐड किए। इन्होंने कहा साथियों कि प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है या कोशिका उपस्थित होती है। और इनका अगला कथन था साथियों कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है या केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक उपस्थित होता है या फिर केंद्रक पाया जाता है। ये इनके कथन थे साथियों। इन्होंने ये तो स्पष्ट रूप से कह दिया साथियों कि संसार में जितने भी सजीव है उन सजीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। इन्होंने ये बात भी कही और इन्होंने एक बात और कही कि संसार में जितने भी सजीव है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। तो बात सही है और इसे ही साथियों कोशिका सिद्धांत कहा गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो आप क्या बताओगे, स्लाइडेन व स्वान ने दिया। और इन्हें ही साथियों कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। कब दिया था तो 1838 व 39 में दिया था। कथन क्या थे साथियों इन दोनों वैज्ञानिकों के कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं और सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है और प्रत्येक कोशिका में साथियों क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये बात भैया इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताई। मैं आपको बता दूं साथियों जो स्लाइडेन है ये वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो स्वान के बारे में बात करें साथियों तो ये जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जूलॉजी के। और आपको पता है जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स, जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इन्होंने ये कहा कि जितने भी जानवर हैं सभी जानवर किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और भैया स्लाइडेन ने कहा कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे, सभी पादप किससे बने होते हैं साथियों, कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका है कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। तो ये कथन है साथियों, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इतनी सारी कहानी आपको याद रखे या ना रखे, लेकिन अब मैं जो बोलता हूं साथियों वो कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया। कब दिया, 1838 व 39 में दिया। कथन क्या थे, प्रत्येक सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी। अगर याद रखनी है साथियों तो अब हम इसके अपवाद पढ़ते हैं कि भैया कौन कौन ऐसी बातें हैं या कौन कौन इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इतनी कहानी समझ में आ गई।
आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है बहुत ही आसान तरीका है गाइज, आसान भाषा में, बिल्कुल हम कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। आपको एक एक चीज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिटा दूं भैया? ओके, मिटा देता। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ध्यान से सुनना बेटा एक एक बात। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो स्लाइडेन स्वान ने। कब दिया? 1838 व 39 में दिया। कथन क्या थे? कि प्रत्येक सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके गाइस, इसका पहला अपवाद है वायरस, विषाणु। अब इसे साथियों क्यों कहा गया है, अपवाद क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है साथियों कि संसार में जितने भी सजीव है सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है। लेकिन पहली बात तो यह है कि ये जो वायरस है साथियों, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। तो फिर भैया अगर इसमें कोशिका ही नहीं पाई जाती तो फिर इस विषाणु को ऐड क्यों किया है यहां पर कोशिका सिद्धांत के अपवाद में? भाई हमने तो ये कहा कि संसार में प्रत्येक सजीव है वो सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। फिर हमने इस निर्जीव को क्यों किया है? तो भैया हम निर्जीव भी नहीं कह सकते, हम वायरस को ना ही सजीव कह सकते। हम कह सकते हैं साथियों इस वायरस को कि ये भैया सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब साथियों से सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा गया है? बात यह आती है, तो देखिए जब भी साथियों ये वातावरण में उपस्थित होता है, वातावरण में, तो भैया ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। और जैसे ही साथियों इसे कोई होस्ट सेल मिली, अब आप कहोगे भैया कि होस्ट सेल क्या है? इसके लिए साथियों कोई भी सजीव शरीर होस्ट सेल होता है। किसके लिए? निर्जीव के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी हो सकती है, मनुष्य का शरीर हो सकता है, गाय का शरीर हो सकता है, भैंस का शरीर हो सकता है, पादप की बॉडी हो सकती है, चमगादड़, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी लिविंग बॉडी हो सकती है। किसके लिए? वायरस के लिए। वो साथियों इसके लिए होस्ट सेल होती है जिससे इसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो ये साथियों वायरस क्या करता है, अगर इसको होस्ट सेल मिल गई, किसी भी सजीव का शरीर मिल गया साथियों, तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन करना लग जाएगा, अपनी जैसी फोटोकॉपी बनाने लग जाएगा साथियों उसी के शरीर में आकर। जैसे कि ये वायरस मेरे शरीर में आ गया साथियों, तो मेरे शरीर में आकर ये एक वायरस आया है, लेकिन ये अपनी जैसी हजारों लाखों की संख्या में साथियों फोटोकॉपी बना लेगा। ये साथियों न्यूट्रिशन करने लग जाएगा, पोषण करने लग जाएगा। और आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है साथियों अपनी जैसी जाति की उत्पत्ति करना, अपनी जैसी संतान का निर्माण करना। तो मैंने कहा ना अपनी जैसी फोटोकॉपी बना लेगा। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण प्रदान करना। ये साथियों न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स लेकर अपने शरीर की वृद्धि में विकास करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन करने लग जाएगा साथियों बॉडी में आकर के, अपनी जैसी फोटोकॉपी बनाने लग जाएगा।
तो देखा वातावरण में तो साथियों निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन ये भैया जैसे ही इसे कोई होस्ट सेल मिली, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी को सजीव का शरीर मिला साथियों इसे, तो भैया ये रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, न्यूट्रिशन करने लग जाता है, ये भैया सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है, ये सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। और साथियों जब मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि सजीवों का एक लक्षण रिप्रोडक्शन होता है, एक लक्षण न्यूट्रिशन होता है। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था साथियों। अगर आपको ध्यान नहीं है तो जाओ, मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन 3 क्लासों में समाप्त किया था, जिसमें मैंने सजीवों के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, निर्जीवों के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, सजीवों के लक्षण पढ़ाए थे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, जो किसी भी क्लास को शुरुआत करने से पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए साथियों मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। इसलिए यही कारण है साथियों, इस वायरस को, इस विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी या सजीव व निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है। इसलिए साथियों इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है, क्योंकि वातावरण में तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही इसे साथियों कोई होस्ट सेल मिली, किसी सजीव का शरीर मिला, कोई लिविंग बॉडी मिली साथियों, तो ये भैया सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। और वो होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है? मनुष्य का शरीर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, कोई भी प्लांट, पेड़ पौधे, कोई भी शरीर हो सकता है, लिविंग बॉडी हो सकती है, कोई भी सजीव का शरीर हो सकता है, तो उसमें सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है साथियों। इसलिए भैया वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रेलवे, एसएससी, पुलिस, पटवार, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी या सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी किससे कहा गया है? तो भैया वायरस को कहा गया है, और ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत कहता है कि जो भी सजीव है साथियों, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें कोशिका होनी चाहिए। लेकिन ये जो वायरस है, ये जो विषाणु है, इसमें भैया कोशिका नहीं पाई जाती। तो पहला अपवाद आपको समझ में आया या नहीं आया? आशा करता हूं आ गया होगा। दूसरा अपवाद देखिए, स्तनधारी है। स्तनधारी जो होते हैं साथियों, उन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जितने भी स्तनधारी वो होते हैं साथियों जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं भैया स्तनधारी। एक मिनट रुकिए, देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है साथियों, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद है, ये अपवाद में भी अपवाद है साथियों। ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में साथियों क्या पाए जाते हैं? इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कोशिका सिद्धांत ये कहता है संसार में जितने भी सजीव है साथियों, उन सजीवों में कोशिका पाई जाती है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है साथियों, उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें भी अपवाद में भी अपवाद है साथियों। ऊंट, लामा, जिराफ, इनमें केंद्रक पाया जाता है। और देखिए साथियों, देखिए जो कोशिका होती है साथियों, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है साथियों, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो केंद्रक नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है साथियों तो वो अविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका भी लिख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल आगे पढ़ाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक अविकसित होता है, अविकसित होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण क्या है साथियों? तो उदाहरण है भैया जीवाणु और नील हरित शैवाल। ये एक प्रकार के साथियों क्या है? ये एक प्रकार के साथियों बैक्टीरिया ही मान लीजिए आप, नील हरित शैवाल, जीवाणु, ये प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। और इनमें साथियों जो केंद्रक पाया जाता है भैया, वो केंद्रक अविकसित होता है, या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है साथियों तो अविकसित होता है, मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता।
तो ये सभी साथियों कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। एक अपवाद के बारे में और बात करता हूं साथियों, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने सुना होगा, बॉटनी में हम पढ़ते हैं। जाइलम साथियों जल का स्थानांतरण करता है जड़ से लेकर पत्तियों तक। फ्लोएम जो होता है वो भोजन का आदान प्रदान करता है पत्तियों से लेकर के जड़ तक। इसकी संरचना में साथियों एक चालनी नलिका होती है, सेल ट्यूब्स होती है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया क्या कोशिका सिद्धांत के अपवाद आपको समझ में आए या नहीं आए? आशा करता हूं साथियों बहुत अच्छे से आ गए होंगे। पहला वायरस है, दूसरा स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तीसरा प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है साथियों उसमें केंद्रक अविकसित होता है, और चौथा जाइलम व फ्लोएम की जो संरचना होती है साथियों वो चालनी नलिका, उस चालनी नलिका की कोशिका में, सिव ट्यूब की कोशिका में साथियों केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चार आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है साथियों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो? ओके। अब साथियों होता क्या है भैया, ये कोशिका सिद्धांत फेल हो जाता है। अब ये कोशिका सिद्धांत साथियों फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है साथियों? इसलिए हो जाता है भैया क्योंकि स्लाइडेन व स्वान से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया कोशिका में पुनरुद्भवन होता है, यानी कि कोशिका से कोशिका का निर्माण होता है, वो कैसे होता है? आप मुझे बताइए भाई, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, वो कैसे बनती है? कैसे बनती है? आप समझाइए इस बात को। तो ये इस बात को ये समझा नहीं पाए, इसलिए भैया कोशिका सिद्धांत को यहाँ पर फेल माना गया। तो अब आता है साथियों आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। गाइज अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया अब हम बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। आधुनिक, हेडिंग क्या लगाओगे? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन व स्वान क्या नहीं समझा पाए? वो ये नहीं समझा पाए साथियों कि किस तरीके से कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका की पुनरुद्भवन की क्षमता को वो नहीं बता पाए, इसलिए कोशिका सिद्धांत को फेल माना गया। अब आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो भैया 1855 में एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ वर्चोव, इन्होंने भैया आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने साथियों लैटिन भाषा में एक कथन दिया। लैटिन भाषा में क्या कथन दिया? ओमनिज सेलुला ई सेलुला। अब साथियों लैटिन भाषा तो आपको भी नहीं आती भैया और मेरे को भी नहीं आती, तो हम पहले से इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं फिर हिंदी में, ताकि हमें आसानी से समझ में आए। देखिए ओमनिज का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो चीज पहले से है, जो चीज पहले से है, जो चीज पहले से है। सेलुला का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका। ई का मतलब होता है टू यानी कि से, और सेल का मतलब, सेलुला का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका से कोशिका बनती है जो पहले से है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है जो पहले वाली कोशिका है उनसे। तो साथियों 1855 में रुडोल्फ वर्चोव ने बताया कि जो पुरानी कोशिका होती है उन्हीं पुरानी कोशिकाओं से ही साथियों नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि पहले से बनी हुई कोशिकाओं से, पहले से बनी हुई कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किस तरीके से साथियों? देखिए मान लीजिए ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका साथियों अपने आप को डिवाइड करती है और भैया नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कौन सी कोशिका है? ये पुरानी कोशिका है।
और ये भैया ये है नई कोशिका। और साथियों पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिस विधि से होता है साथियों उसे कहा गया था भैया सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। उसे क्या कहा गया, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ ये नई कोशिका है, उसे कहा गया था साथियों कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये बताया था साथियों रुडोल्फ वर्चोव ने 1855 में, और यही भैया इसे ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने लैटिन भाषा में साथियों ये कथन दिया था। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो भैया रुडोल्फ वर्चोव ने दिया। कब दिया था, 1855 में दिया। इसमें इन्होंने ये बताया कि पुरानी कोशिकाओं से ही साथियों नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किस विधि द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन में क्या होता है, कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है और साथियों एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है, अब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करेगी और एक से दो कोशिकाओं का निर्माण कर लिया, तो ये पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण हुआ साथियों। किस विधि द्वारा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन विधि द्वारा। तो ये है साथियों आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो अब आपको ये सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आधुनिक कोशिका सिद्धांत समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साथियों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं, कोशिका सिद्धांत को क्यों फेल माना गया, और साथियों आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो क्या ये सारी कहानी आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। इस 40 मिनट की क्लास में साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की आपको बताने की कि भैया कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं, कोशिका सिद्धांत को क्यों फेल माना गया, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। और जो जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। तो यहां तक की कहानी साथियों समाप्त हो जाती है। अब हम साथियों कल पढ़ेंगे अब वैज्ञानिकों ने क्या किया साथियों, कोशिका सिद्धांत भी दे दिया। अब साथियों वैज्ञानिकों ने सोचा कि भैया क्या कोशिका का भी कोई आकार होता है, कोई साइज होती है। तो कल हम पढ़ेंगे साथियों संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और भैया हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बोलो क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? अगर आई गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, पहले भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करिए। बहुत सारे चैप्टरों के MCQ और बहुत सारे चैप्टरों की थ्योरी मैंने करवा रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।